देखिए, आज के वीडियो में हम बात करते हैं पोलराइजेशन की, ध्रुवण की, और टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने प्रकाश के बारे में जो घटनाएं पढ़ी वो आपका था प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म के द्वारा उसका वर्ण विक्षेपण, उसके बाद आपने इंटरफियरेंस, व्यतिकरण, और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने विवर्तन का पढ़ा था। उसके साथ साथ ये भी एक प्रकाश की घटना है जिसको आप कह रहे हैं ध्रुवण, पोलराइजेशन। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, पोलराइजेशन जैसे आप परावर्तन कहते थे, परावर्तन ध्वनि तरंगों का भी हो सकता है। आपने व्यतिकरण पढ़ा, व्यतिकरण को प्रकाश के लिए भी पढ़ा, उसको आप साउंड के लिए भी कर सकते हो। लेकिन ध्रुवण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए भाई, पोलराइजेशन जो होता है ये प्रकाश के साथ साथ क्या ध्वनि तरंगों का भी हो सकता है? तो आपको बताना है कि भाई ये ध्वनि तरंगों का पोलराइजेशन कभी नहीं हो सकता। रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी पढ़ाते समय, ठीक है? तो हमें पोलराइजेशन को समझना है, और पोलराइजेशन का जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे पॉइंट है छोटे छोटे, वो सारे पॉइंटों पे हम थोड़ा सा एक बार ध्यान दे लें कि क्या क्या हमें समझना है। पहले हम प्रकाश के बारे में थोड़ी सी बात करें, उसके बाद प्रकाश, सिंपल जो प्रकाश होता है जिसे आप साधारण प्रकाश बोलते हो, उसी को हम अध्रुवित प्रकाश भी कह सकते हैं। और अगर उसको पोलराइजेशन कर देंगे यानी वो हो जाएगा ध्रुवित प्रकाश। उसी में दो वर्ड आएंगे, एक कंपन तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, दूसरा ध्रुवण तल, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। फिर ध्रुवण की विधियां, यानी हम प्रकाश को ध्रुवित करते हैं तो उसकी कौन कौन सी विधि हैं? परावर्तन के द्वारा हम उसको ध्रुवित कर सकते हैं, अपवर्तन के द्वारा कर सकते हैं, द्वि अपवर्तन के द्वारा कर सकते हैं, द्विवर्णता, डायकोरिज्म बोलते हैं इसको, इसके द्वारा आप उसको ध्रुवित कर सकते हो, प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवित कर सकते हैं, और लास्ट टॉपिक पोलराइड के द्वारा आप उसको ध्रुवित कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंटों को हमें समझना है। कोई भी पॉइंट बहुत बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है इस टॉपिक में, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आपको समझना होगा, ठीक है? अब बात करते हैं सबसे पहले प्रकाश की। तो प्रकाश के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी आपको बता चुका हूं कि भाई प्रकाश है क्या चीज। वास्तव में प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। आपने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए ये आपका सन है और सन से रेडिएशन निकल करके आ रहा है, और सन से जो रेडिएशन निकल रहा है उसमें बहुत सारी तरंगें हैं जिनको हम विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और उन विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात किया जाए तो रेडियो तरंगें उसमें आ जाती हैं, सूक्ष्म तरंगें उसमें आ जाती हैं, अवरक्त तरंगें जिनको आप आईआर कहते थे वो उसमें आ जाता है, विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। अगला जो पॉइंट है दृश्य प्रकाश, और वास्तव में इसी को कहते हो आप प्रकाश, और हम इसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसी का हम ध्रुवण करने की बात आज के वीडियो में कर रहे हैं। तो बात ये आ रही है भाई दृश्य प्रकाश। तो अगर आप इसको दिखाएं वेवलेंथ के हिसाब से तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम की जो तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें, उनको आप प्रकाश कहते हो। लेकिन एक बात और समझनी होगी, जब बात तरंग की आ जाती है तो तरंगों के बारे में जब आपने पहले पढ़ा तो तरंगें दो तरह की होती थी, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी अनुदैर्घ्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब क्या होता था? अनुप्रस्थ जो तरंग होती थी उसमें आप ये कहते थे कि जो माध्यम के कण हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। मान लीजिए तरंग आपकी इधर संचरित हो रही है, संचरित होने का मतलब प्रोपेगेट हो रही है, आगे बढ़ रही है, तरंग जिधर चल रही है, ऐसे समझ लीजिए उसको सिंपल भाषा में। तरंग जिस दिशा में आगे बढ़ती है तो जो माध्यम के कण होते हैं वो उसके लंबवत कंपन करते हैं, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, जिधर तरंग संचरित हो रही है, जिस डायरेक्शन में तरंग आगे बढ़ रही है, माध्यम के जो कण होंगे वो उसी की डायरेक्शन में, उसके पैरेलल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे। आपको ध्यान होगा जब हम बात विद्युत चुंबकीय तरंगों की करते हैं, और ये वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चैप्टर है वो आपकी जो पहली बुक है उसका लास्ट चैप्टर है, 8वां चैप्टर।
सिलेबस के डिवीजन के हिसाब से थोड़ा सा आपकी बार ऐसे कर दिया कि कुछ चैप्टर में पहले फर्स्ट पार्ट के कराने, कुछ चैप्टर सेकंड पार्ट के कराने, इसलिए उसको हम करा नहीं पाए। लेकिन जब बात प्रकाश की आ जाती है तो पहले हमें विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझ लेना चाहिए। और जब आप विद्युत चुंबकीय तरंगों को समझोगे, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करोगे तो वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा ये है, आप एक ऐसी तरंगों की बात कर रहे हैं कि इसमें जो तरंग संचरित होती है और विद्युत क्षेत्र सदिश का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और चुंबकीय क्षेत्र सदिश का मतलब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अगर आप इसको डायरेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मान लीजिए जेड एक्सिस, और ये ओरिजिन हो, तो विद्युत चुंबकीय तरंग किनको कहते हैं? जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश, चुंबकीय क्षेत्र सदिश और तरंग संचरण की दिशा तीनों आपस में लंबवत हो, उनको कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी तरंग ऐसे आगे बढ़ रही है तो मान लो बाई डायरेक्शन में, तो विद्युत क्षेत्र के कंपन आ रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र के कंपन है जो कि बाई डायरेक्शन में शो हो रहे हैं। जेड डायरेक्शन, अब ये क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो मुझे ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। जेड डायरेक्शन वास्तव में तिरछा लग रहा है, लेकिन ये एक्स और वाई दोनों पे परपेंडिकुलर होता है, उसको हम यहाँ 2 डायमेंशन में वैसे शो नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी कॉर्नर को देख करके समझ सकते हो कि भाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ जेड एक्सिस को दिखाओगे तो जेड डायरेक्शन में आप मैग्नेटिक फील्ड को दिखाओगे, तो ये वाला जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तरंग का संचरण जो हो रहा है वो एक्स दिशा में हो रहा है। तरंग जो हमारी आगे बढ़ रही है वो एक्स दिशा में आगे बढ़ रही है। तो इसे देख के आप कह सकते हो कि भाई तरंग संचरण इधर हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई दिशा में है, यानी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, यानी संचरण की दिशा के लंबवत है ई जो है, और जो बी है हमारा वो भी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है क्योंकि वो जेड डायरेक्शन में है। और आप ये पहले से जानते हो कि जिसमें तरंग संचरण के लंबवत कंपन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो यहां से आपके पास एक पॉइंट निकल करके आ रहा है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, उनकी जो नेचर होती है वो अनुप्रस्थ तरंगों का नेचर होता है, इसका ईएमबी का। जितनी भी वेव है, ये अभी दृश्य प्रकाश के बाद अल्ट्रावायलेट आती है, फिर एक्स रेज आती है, फिर गामा रेज आती है, वो आपका पूरा है। तो इन सब का जो नेचर है वो कैसा होता है? अनुप्रस्थ, यानी ये ट्रांसवर्स वेव होती है। तो हमने एक बात समझ ली कि जो हमारा प्रकाश है, जिसकी बात हम कर रहे हैं कि भाई हमारा जो प्रकाश है उसकी प्रकृति, पहली बात तो वो ईएम वेव है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, और दूसरी बात उसकी जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ प्रकृति है। अनुप्रस्थ प्रकृति का मतलब है उसके अंदर जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन जो है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। क्योंकि पोलराइजेशन को समझने के लिए इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस बात को क्लियर नहीं करोगे तब तक पोलराइजेशन आपकी समझ में नहीं आ सकता, ठीक है? क्योंकि पोलराइजेशन केवल उन्हीं तरंगों का होता है जो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है, यानी जिनमें वाइब्रेशन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते, केवल और केवल उन्हीं का पोलराइजेशन होता है। अब यहां से तुम्हें उस क्वेश्चन का जवाब मिल सकता है कि ध्वनि तरंगों का पोलराइजेशन क्यों नहीं होता, ध्वनि तरंगों का ध्रुवण क्यों नहीं होता? क्योंकि ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है, उनकी नेचर अनुप्रस्थ नहीं होती। तो अगर आपसे कोई कभी क्वेश्चन करे कि भाई बताइए ध्वनि तरंगों में व्यतिकरण हो जाता है, ध्वनि तरंगों का विवर्तन हो जाता है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन हो जाता है, तो फिर ये ध्रुवण क्यों नहीं हो पाता है साउंड वेव्स का? तो आप क्लियरली बता दोगे कि ध्रुवण जो होता है वो केवल अनुप्रस्थ तरंगों का होता है, जबकि जो ध्वनि तरंगें हैं वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती हैं, इसलिए उनका कभी भी ध्रुवण नहीं हो सकता। और अगर उसको प्रैक्टिकली समझने वाली बात आएगी कि भाई रियल में ऐसा क्यों नहीं होता है, तो वो जैसे जैसे मैं टॉपिक क्लियर करता जाऊंगा आप उस चीज को समझ जाओगे कि क्यों नहीं होता है रियल में। तो बात जब प्रकाश की आ गई तो प्रकाश अब हम समझ गए वो विद्युत चुंबकीय तरंग है और उसका नेचर होता है अनुप्रस्थ प्रकृति का। अनुप्रस्थ प्रकृति में भी आप ये समझ गए जिधर तरंग संचरित होती है, मान लीजिए ये संचरण की डायरेक्शन है, तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है? ई विद्युत क्षेत्र सदिश और बी होता है चुंबकीय क्षेत्र सदिश। ये दोनों इसके लंबवत होते हैं, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो गई, तरंग संचरण की दिशा, विद्युत क्षेत्र सदिश और चुंबकीय क्षेत्र सदिश। लेकिन यहां पर हम एक छोटी सी बात को और समझना चाहेंगे।
हालांकि ये जो टॉपिक में इसमें थोड़ा डिटेल में मुझे बताना पड़ रहा है, ये वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की टॉपिक है, लेकिन अब बात आ गई है, वो चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए इसको क्लियर करना थोड़ा आवश्यक है यहाँ पे। अब थोड़ी सी बात करते हैं भाई, देखिए एक फॉर्मूला आता है वहां पर प्रकाश की चाल का। जब आप विद्युत चुम्बकीय तरंगों को पढ़ोगे तो जो चाल होती है सभी वेव्स की, चाहे वो रेडियो तरंगे हो, चाहे सूक्ष्म तरंगे हो, चाहे IR हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे अल्ट्रावायलेट हो, चाहे एक्स रेज हो, चाहे गामा रेज हो, सबकी चाल वही होती है जो प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपके सामने। यानी कभी कोई पूछेगा इसकी चाल क्या है, वो भी प्रकाश की चाल के बराबर, गामा रेज की चाल क्या है, वो भी प्रकाश की चाल की, यानी सबकी चाल सेम। अगर माध्यम आपका एयर है तो 3 × 10⁸, और माध्यम बदल जाएगा तो उसके हिसाब से बदल जाती है, वो आप जानते हो पहले से। ठीक है, अब बात ये आती है भाई, अगर हम इसको निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला आता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में कि C जो होता है वो E/B होता है। अगर कभी आपको दो चीजें दे दी जाएं, विद्युत क्षेत्र का मान दे दिया जाए और चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि प्रकाश की चाल बताइए, तो आप E/B निकाल दो, प्रकाश की चाल का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, यानी उसकी वैल्यू आ जाएगी 3×10⁸ मीटर/सेकंड। अगर एयर है तो, और कोई माध्यम है तो उस माध्यम में जितनी होगी वो निकल करके आ जाएगी। लेकिन एक बात थोड़ी सी यहां पे ध्यान से देखिए कि भाई E/B, और E/B के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये C है, और C का मान होता है 3 × 10⁸। अब अगर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि E और B का रेशियो क्या है, तो आप इसके अपॉन में 1 करोगे और आप कहोगे E और B का रेशियो है 3 × 10⁸, रेशियो 1। और 3 × 10⁸ कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 3 के आगे 8 जीरो, 3 के आगे 8 जीरो, इसका मतलब समझ गए एक बड़ी संख्या है। इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। बात समझ लो कि नहीं? यानी विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, क्योंकि E को विद्युत क्षेत्र कह रहे हो, B को चुंबकीय क्षेत्र कह रहे हो। अगर B 1 है तो विद्युत क्षेत्र आपका कितना है, 3 × 10⁸ है। इसीलिए इस विद्युत क्षेत्र सदिश को ही, क्योंकि जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं, ऑप्टिकल इफेक्ट्स का मतलब है जो भी चीजें हमारी आंख के रेटिना को प्रभावित करती हैं, क्योंकि हम किसकी वजह से देख पा रहे हैं, प्रकाश की वजह से देख पा रहे हैं, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और उसमें विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है। लेकिन वैल्यू किसकी ज्यादा है, चुंबकीय क्षेत्र निग्लिजिबल है वहां पर, और विद्युत क्षेत्र का मान चुंबकीय क्षेत्र के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो प्रभावी क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र होता है, और इसीलिए विद्युत क्षेत्र सदिश को आप वैसे तो विद्युत क्षेत्र सदिश कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको प्रकाश सदिश भी कह सकते हो, क्योंकि हमारी आपकी रेटिना को केवल यही प्रभावित करता है। जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं वो विद्युत क्षेत्र सदिश की वजह से होते हैं। इसीलिए इस विद्युत क्षेत्र सदिश E को हम प्रकाश सदिश भी बोल देते हैं, लाइट वेक्टर भी कह सकते हैं। तो एक ये बात आपको अच्छी तरह से अब समझनी है। यानी अब हम जब भी बात करेंगे वो प्रकाश सदिश की बात करेंगे, और प्रकाश सदिश का मतलब होगा विद्युत क्षेत्र सदिश। अब आपको चुंबकीय क्षेत्र सदिश की बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? अब बात आती है कि भाई और नॉर्मली प्रकाश क्या है, और इस प्रकाश में सिंपल चीजें हम दिखाएं, यानी उस प्रकाश को ही हम क्या बोल देते हैं, अध्रुवित प्रकाश या साधारण प्रकाश कह सकते हैं। तीनों चीजों को एक साथ अब समझने की जरूरत है हमें कि प्रकाश या फिर अध्रुवित प्रकाश, या इसी को आप बोल सकते हो साधारण प्रकाश। तो तीनों चीजों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। यानी जो हमारा प्रकाश होता है, मान लीजिए आप तरंग संचरण इधर हो रहा है, तो जो प्रकाश होगा उस प्रकाश में प्रकाश सदिश के जो कंपन होंगे, अब प्रकाश सदिश समझ के क्या है, विद्युत क्षेत्र सदिश, यानी E के जो कंपन होंगे वो इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप से होंगे। मान लीजिए सपोज करिए हमारा जो तरंग है या तरंग का संचरण हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तरंग का संचरण ऐसे करके हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र सदिश जिसको कि प्रकाश सदिश कह रही हो आप, तो प्रकाश सदिश के जो कंपन होंगे इसके लंबवत तल, क्योंकि इसका ये वाला तल इसका लंबवत तल हो गया, तो इसके लंबवत तल में सभी दिशाओं में समान रूप से होंगे, सिमेट्रिकली होंगे। इसका मतलब अगर आप इसको शो करना चाहते हो तो फिर आप उसको ऐसे करके शो कर सकते हो।
ऐसे करके समझ गए होंगे आप। यानी ये वाइब्रेशन है और इस तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में है, ये ऐसे करती है। ये संचरण की दिशा हो गई। तो हमारा जो नॉर्मल प्रकाश होता है, उस नॉर्मल प्रकाश में प्रकाश सदिश के जो कंपन होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं। जैसे ये संचरण की दिशा हो गई और ये लंबवत तल हो गया, तो इसमें सभी दिशाओं में होंगे। इधर भी ई वेक्टर होगा, इधर भी ई वेक्टर, इधर भी ई वेक्टर, इधर भी, ऐसे करके सभी दिशाओं में ई वेक्टर होगा आपका समान रूप से, बराबर बराबर तरीके से। ऐसा प्रकाश अगर आपके पास है उसको कहते हैं साधारण प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, और उसका सिंबल ये होता है। यानी अगर आपको अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करना है तो आप उसको ऐसे प्रदर्शित कर सकते हो। यहां तो मैंने थोड़ा सा उसको तिरछा इसलिए दिखाया क्योंकि इस लाइन के इसको परपेंडिकुलर दिखाना था, लेकिन नॉर्मल दिखाओगे आप तो नॉर्मल में फिर आप उसको ऐसे दिखा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। आप इस प्रकार से नॉर्मल में उसको दिखा सकते हो। यानी ये हमारा जो प्रकाश का सिंबल है, अगर इस तरह का प्रकाश कहीं तुम्हें दिखेगा, कोई फिगर बना होगा इस तरह के प्रकाश के लिए, तो वो अध्रुवित प्रकाश का सिंबल होगा। और इसके अलावा इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, और वो तरीका होता है, ये तरंग संचरण की दिशा है तो एक तो हम इस तरह से दिखाते हैं उसको, और दूसरा यहीं पे पॉइंट लगा करके दिखाते हैं, डॉट करके। ये भी प्रकाश आपका इस तरह से भी दिखा रखा है, ये तरंग संचरण की दिशा है, और ये भी दिखा रखा है, तो ये भी अध्रुवित प्रकाश है। इसमें दो चीजें तुम्हें दिख रही हैं, एक तो तीर के निशान दिख रहे हैं और एक बिंदु जैसे निशान दिख रहे हैं। यहां पे तीर के जो निशान दिख रहे हो उसका मतलब होता है ये वो वाइब्रेशन है जो इस तल में है। अगर मैं इसको ब्लैक बोर्ड कह रहा हूं तो ये ब्लैक बोर्ड के तल में है, और अगर इसे कागज कह रहा हूं तो ये कागज के तल में है। और जो बिंदु वाले निशान है वो कागज के तल के लंबवत हैं। दोनों बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे चल के सारा टॉपिक, सारा जो चैप्टर है वो इन्हीं पॉइंटों पर निर्भर करेगा, 2 पॉइंटों पर। यानी अध्रुवित प्रकाश वैसे आप इसको भी दिखा रहे हो, लेकिन इस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं। और इसमें जो वाइब्रेशन दिखाए जा रहे हैं, कुछ वाइब्रेशन तो इस कागज के तल में दिखाए जा रहे हैं जो कि तीर वाले निशान वाले हैं, और कुछ बिंदु वाले मत दिखाए जा रहे हैं वो कागज के तल के लंबवत हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। क्लियर? तो ये चीज हम समझ गए कैसा ये है हमारा अध्रुवित प्रकाश। अभी तो प्रकाश के बारे में नॉर्मल बात हमने की है, अब बात शुरू होती है कि फिर ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। तो अब बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश की, और उसे ध्रुवित किया कैसे जाता है उसकी भी हमारे पास बहुत सारी विधियां हैं। तो अब हम पहले बात करें ध्रुवित प्रकाश। पोलराइज्ड लाइट, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि ये जो वाइब्रेशन है ना, ये जो वाइब्रेशन थे प्रकाश सदिश के वाइब्रेशन, या उसको प्रकाश सदिश का मतलब विद्युत क्षेत्र सदिश के वाइब्रेशन, वो तरंग संचरण के लंबवत हर दिशा में थे, सभी दिशा में थे समान रूप से, सम्मित रूप से। लेकिन अगर कोई ऐसी टेक्निक आ जाए कि ये तरंग संचरण के लंबवत केवल एक ही दिशा में सीमित हो जाएं, सभी दिशाओं में न रहें, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएं, तो ऐसा प्रकाश अगर आ जाएगा उस प्रकाश को आप ध्रुवित प्रकाश कहोगे। बात को समझने की कोशिश करना, क्या कह रहा हूं। यानी अगर तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में अगर हमारे प्रकाश सदिश के वाइब्रेशन चारों दिशाओं में होंगे, सभी दिशाओं में होंगे समान रूप से, वो तो अध्रुवित प्रकाश है। लेकिन अगर उनको किसी भी टेक्निक से केवल एक दिशा में कर दिया जाए तो वो हमारा ध्रुवित प्रकाश है। जैसे मान लीजिए तरंग संचरण की दिशा तो आप इसको दिखा रहे हो, और अब आपके जो वाइब्रेशन रह गए वो केवल ये तीर वाले रह गए। इसका मतलब ये तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए, और वो भी कौन सी डायरेक्शन है, कागज के तल में। ये कागज के तल में आ गए तो एक दिशा में हो गए, अब सभी दिशाओं में नहीं रहे। तो इस प्रकार के प्रकाश को आप क्या कह सकते हो, ध्रुवित प्रकाश कह सकते हो। या फिर चलो ऐसे मत लो, या ऐसे ले लो, केवल पॉइंट वाले ले लो आप, वो भी तो एक ही दिशा में आ गए। तो ये दोनों ही सिंबल हमारे किसके सिंबल हैं, ये ध्रुवित प्रकाश के सिंबल हैं। तो जब भी तुम्हें अध्रुवित प्रकाश की जरूरत पड़ जाएगी, आप या तो ये वाला सिंबल यूज करोगे या ये वाला सिंबल यूज करोगे, ये और ये की चीज।
और ध्रुवित प्रकाश की बात आ जाएगी तो ये वाला यूज करो या ये वाला यूज करो, लेकिन माइंड क्लियर रहना चाहिए। इसका मतलब है ये कंपन तरंग संचरण के तो दोनों लंबवत है भाई, तरंग इधर संचरित हो रही है और ये ऐसे है और ये ऐसे है, कागज के तल के यानी ब्लैक बोर्ड के लंबवत और ये ब्लैक बोर्ड के समांतर, सही है ना, लेकिन है एक ही दिशा में, ये अपना अलग एक दिशा में है, ये अपने एक अलग दिशा में है। तो इस प्रकार के प्रकाश को आप बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश, और वास्तव में इस प्रकार के प्रकाश को कहते हैं हम समतल ध्रुवित प्रकाश। यानी ध्रुवित तो है, ध्रुवित में भी समतल ध्रुवित, हालांकि हमारे सिलेबस में केवल समतल ध्रुवित प्रकाश ही है। वास्तव में ध्रुवित प्रकाश भी 3 तरीके का होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, इलिप्टिकल पोलराइज्ड लाइट। लेकिन चूंकि वो दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए माइंड में कि समतल ध्रुवित के साथ साथ में वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश भी कोई चीज होती है और दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश भी कोई चीज होती है। ठीक है, तो अब हमारी बात आ गई कि भाई ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। अब तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा, आंखों से हम पता नहीं लगा सकते, मान लो हमें कोई प्रकाश दे दिया जाए, वो कहा जाए कि ध्रुवित है क्या ध्रुवित है, हम देख करके उसका पता नहीं लगा सकते, देख करके कभी हमें ये पता नहीं चल सकता कि ये प्रकाश ध्रुवित है या फिर अध्रुवित है, क्योंकि जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते प्रकाश के अंदर। ठीक है, तो पता कैसे लगेगा और ध्रुवित प्रकाश कैसे होगा उसकी बात अभी हम आगे करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम 2 चीजों को और पढ़ेंगे, एक कंपन तल और दूसरा ध्रुवण तल। ये दोनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर इनकी परिभाषा पूछ भी ली जाती है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, 2-2 लाइन की डेफिनेशन है, सिंपल सी, इसमें कोई बहुत बड़ा टॉपिक है ही नहीं, छोटे छोटे टॉपिक है इस चैप्टर की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंपन तल की। अब कंपन तल हम कौन से तल को कहते हैं? देखिए, आप एक ऐसे तल की बात, बस 2 बातों का याद रखना है, आप एक ऐसे तल की बात कर रहे हो जिसमें तरंग संचरण की दिशा भी हो और उसमें प्रकाश सदिश के कंपन भी हो। आप एक ऐसे तल की बात कर रहे हो जिसमें तरंग संचरण की दिशा भी हो और प्रकाश सदिश के कंपन भी हो। इसका मतलब अगर मैं इसको इस वाले फिगर को लूं, ये ध्रुवित प्रकाश है, तो ये वाली दिशा क्या हो गई? संचरण की दिशा हो गई, और ये क्या हो गई? ये प्रकाश सदिश के कंपन हो गई। भाई ये ई की तो वेक्टर है, तो ये प्रकाश सदिश के कंपन हो गई, प्रकाश सदिश के कंपन, और वो भी किस दिशा में है? समांतर, इस ब्लैक बोर्ड के समांतर। इसका मतलब ब्लैक बोर्ड क्या हो गया? ग्रीन बोर्ड है, तो मान लो ग्रीन बोर्ड क्या हो गया? यही कंपन तल हो गया। यानी इस बोर्ड को ही आप क्या कह सकते हो? कंपन तल कह सकते हो, क्योंकि इसमें तरंग संचरण की दिशा भी इसी में है और ये जो वाइब्रेशन है ये भी इसी में है। तो अगर वैसे बनाना चाहते हो तो मान लीजिए आपने एक ऐसा तल बना दिया, ये ऐसे करके, अब इस तल को आपने नाम दे दिया ABCD, तो ये जो ABCD हो गया ये आपका कंपन तल हो गया। मैंने बहुत बोल दिया था, बात तो एक ही है भाई, ये तल और वो तल है तो एक ही तल। क्लियर? इसको कहते हैं कंपन तल। यानी आप एक ऐसे तल की बात कर रहे हैं जिसमें तरंग संचरण की दिशा और प्रकाश सदिश के कंपन दोनों होते हैं, उस तल को कहते हैं हम कंपन तल। अब बात आती है ध्रुवण तल क्या है फिर। अब ध्रुवण तल को अगर एक लाइन में समझना चाहो तो एक लाइन में तो हो गया, इस तल के लंबवत तल वो आपका ध्रुवण तल है। अब इसके लंबवत तल कौन सा होगा? वैसे आप दिखाओगे तो एक ये वाला तल, भाई ये प्लेन हमारा ऐसे करके है, और ये वाला तल जो आएगा इस ब्लैक बोर्ड के जो परपेंडिकुलर प्लेन जो आएगा ऐसे करके। अगर मैं यहां उसको दिखाऊं तो थोड़ा, यहां तो भाई 3 डायमेंशनल फिगर है, थोड़ी दिक्कत होती है, तो आप उसको ऐसे करके ले सकते हो। ये वाला तल अब यहां तो ऐसे ही दिखाया जाएगा, लेकिन इसका मतलब समझ रहे हैं ना, ये कैसे है? ये ऐसे है। यानी सिंपल परिभाषा आप दे सकते हो, कंपन तल के लंबवत तल। तो इसमें केवल क्या बचा? इसमें तरंग संचरण की दिशा तो है, और ये वो जो प्रकाश सदिश के कंपन है उनके क्या हो गया है? लंबवत हो गया है, क्योंकि प्रकाश सदिश के कंपन तो ऐसे थे और ये ऐसे हो गया है। तो एक ऐसा तल
जिसमें तरंग संचरण की दिशा होती है तथा वो प्रकाश सदिश के कंपनों के लंबवत होता है, उस तल को कहते हैं हम ध्रुवण तल। यानी यहां पर अगर नाम दे दें PQRS, तो PQRS वाला तल जो है ये आपका ध्रुवण तल हो गया। बताइए दोनों पॉइंट आपके क्लियर कि नहीं? अरे एक सिंपल सी बात है, अगर एक कॉपी ले हम, देखिए मान लीजिए एक बुक आप उठाती हो, तो अब इस बुक को फिलहाल तो एक ही तल दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके ले लूं तो अब इसमें दो तल दिख रहे हैं। अब आप इसको मैं ऐसे करके लगा दूं ब्लैक बोर्ड पे, तो ये वाला जो तल हो गया ये तो हो गया कंपन तल, और ये जो लंबा तल आ रहा है इसका, ये कैसा हो गया? ध्रुवण तल हो गया। बस इसमें हमने क्या कर रखा है, इसको यहां से फाड़ के बीच में लगा रखा है, बाकी कोई नहीं। तल का मतलब ये थोड़ी होता कि ये कहां से कहां तक है, सही है ना? तो इस तरह से आप दोनों तलों को समझ सकते हो, यानी कंपन तल और ध्रुवण तल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, आपस में लंबवत होते हैं। दोनों बातें आपकी क्लियर, और सिंपल सी डेफिनेशन है और अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो अब इतना काम हमारा क्लियर, ध्रुवित प्रकाश तक क्लियर हो गया और ध्रुवण तल तक क्लियर हो गया। अब जो मेन काम है वो अब बचा है, और मेन काम क्या है? ध्रुवण की विधियां। यानी अब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा प्रकाश जो है वो ध्रुवित कैसे होगा। ध्रुवित होने का मतलब है कि जिस प्रकाश में प्रकाश सदिश के जो कंपन थे वो सभी दिशाओं में होते थे, अब वो किसी एक दिशा में कैसे कर दिए जाएंगे। अब ये तरीका है, अब इसको समझने की जरूरत है, और इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूं परावर्तन के द्वारा। देखिए जब भी प्रकाश किसी ग्लास स्लैब या किसी दूसरे माध्यम से आकर के टकराता है, तो एक बात का ध्यान देना, हमेशा ऐसा नहीं है कि वहां पर केवल क्या हो, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप ये सोचे वहां केवल अपवर्तन हो रहा है, ऐसा कभी मत सोचिए। जैसे मान लीजिए ये कांच की स्लैब है कोई, ये कोई कांच की पट्टिका है, ये कांच की पट्टिका है, ये कोई कांच की स्लैब है, और प्रकाश जो है, प्रकाश कैसा आ रहा है हमारा? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश इस कांच की पट्टिका पर आता है, मान लीजिए किसी पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर आ रहा है, तो पहले हमें चाहिए इस पॉइंट पर अभिलंब, तो आप एक अभिलंब खींच लोगे। अब इस पॉइंट पर आपने अभिलंब शो कर दिया, ये अभिलंब हो गया, और प्रकाश हमारा आ रहा है ऐसे करके इस पॉइंट पर। लेकिन हम यहां प्रकाश को आते हुए जब भी दिखाएंगे तो आप सिंबल बनाया करोगे अध्रुवित प्रकाश का, ऐसे करके, यानी ये जो हमारा प्रकाश आ रहा है ये अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश आपतित हो रहा है किसी पॉइंट पर। नॉर्मल हम ये कहते थे कि भाई अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो प्रकाश उस मीडियम में अंदर चला जाता है, लेकिन वहां दोनों चीजें होती हैं। पार्शियली उस प्रकाश का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो पार्शियली इस प्रकाश का कुछ भाग रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला जाता है। भाई जितने एंगल पर आएगा उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, और कुछ रिफ्रैक्ट होता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है कि भाई ये सघन विरल माध्यम से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ये भी आप जानते हो। तो ये अभिलंब की ओर झुकता हुआ आपने इस डायरेक्शन में दिखा दिया, और कुछ ऐसे करके परावर्तित होकर के चला गया, वो आपका इस तरह से आपने दिखा दिया, ये दिखा दिया। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली क्या देखा गया कि जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश किसी ग्लास प्लेट के ऊपर आता है तो पार्शियली वो परावर्तित होता है और पार्शियली वो अपवर्तित होता है। ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली जो रेज जा रही है, ये अपवर्तित है, और ये वाली जो है वो परावर्तित है। तो क्या देखते हैं, ये आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है, आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है ये प्रकाश। आंशिक रूप का मतलब जानते हो? आंशिक रूप का मतलब ये है कि पूरी तरह से, भाई इसमें आप जब प्रकाश दिखा रहे थे अध्रुवित प्रकाश, तो उसका दूसरा जो मैंने नोटेशन लिया उससे थोड़ा अच्छी तरह समझिए। एक उसमें हमने ऐसे दिखाया, ऐसे दिखाया हमने। अब अगर ये बिल्कुल अलग अलग हो जाए, जैसे इसको आप ऐसे कर दो, केवल इसमें ये वाली वेक्टर बचे, इसको कहोगे टोटली पोलराइज्ड लाइट, पूरी तरह से ध्रुवित प्रकाश। इसको, ये तो ध्रुवित है, इसको पूरी तरह से ध्रुवित प्रकाश,
और या फिर ऐसे आ जाए, इसको भी कहोगे पूरी तरह से ध्रुवित प्रकाश। लेकिन अगर ऐसी आ जाए जैसे 1 2 3 4 कंपन हम दिखा रहे हैं और चारों कंपनों में 4 डॉट दिखा रहे हैं तो अध्रुवित है। लेकिन अगर कोई ऐसे दिखा रखा है कि 1 2 3 4, लेकिन इनमें जो डॉट दिखा रखे हैं वो केवल 2 में ही दिखा रखी, 2 में नहीं दिखा रखी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोशिश की गई है इन कंपनों को अलग अलग करने की, लेकिन वो कंपन पूरी तरह से अलग नहीं हुए। अगर ये 2 कंपन और अलग हो जाते तो ये हमारा पूरी तरह से ध्रुवित प्रकाश हो जाता। तो इस प्रकार के प्रकाश को कहते हैं आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश। तो क्या देखा गया प्रैक्टिकली, जब भी कोई प्रकाश अध्रुवित प्रकाश किसी ग्लास स्लैब पर, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये कांच की एक स्लैब है, जब भी कोई अध्रुवित प्रकाश किसी ग्लास स्लैब पर आपतित होता है तो वो पार्शियली तो परावर्तित हो जाता है, पार्शियली अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस प्रकाश में क्या होता है, इस प्रकाश में पार्शियली ध्रुवित भी हो जाता है, आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है, यानी इस तरह के कंपन मिलने लग जाते हैं। और अगर हम इस आपतन कोण को चेंज कर करके देखें, ध्यान देना, आप जो मेन बात है वो आने वाली है, अगर इस आपतन कोण को चेंज कर करके देखें तो एक कोण ऐसा आ जाता है कि परावर्तित किरण पूरी तरह से ध्रुवित हो जाती है। एक कोण ऐसा आ जाता है, ये कोण आ गया मान लो IP, इसको ध्रुवण कोण कहते हैं, पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं इसको। तो इस पर्टिकुलर कोण पर क्या होता है, इधर जाने वाली किरण पूरी तरह से ध्रुवित हो गई, उसमें केवल एक ही प्रकार के कंपन है, और वो भी कौन से कंपन है, जो लंबवत वाले कंपन होते थे वो वाले कंपन है उसमें। लेकिन जो अंदर की तरफ आ रही है, अब उसमें क्या है भाई, अब उसमें कुछ कंपन तो डॉट वाले रह गई, लेकिन पैरेलल वाले ज्यादा रह गए, क्योंकि डॉट वाले ज्यादा तो उधर चले गए। लेकिन अभी इसको क्या कहोगे तुम, आंशिक ध्रुवित, क्योंकि ये पूरी तरह से अलग नहीं हुआ, इसमें कुछ कंपन डॉट वाले भी बच रहे, डॉट का मतलब परपेंडिकुलर वाले, लंबवत वाले, और कुछ समांतर वाले, जबकि वो पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो गया। तो ये हमारा जो प्रकाश है ये समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। अब बताइए बात समझ में आई कि नहीं। इसका मतलब परावर्तन के द्वारा प्रकाश हमारा कैसा हो गया, समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया। अगर ये कोण IP है तो ये कोण भी हमारा IP होगा, क्योंकि भाई परावर्तन के नियमों का पालन तो होता है, ये आप भी जानते हो। हालांकि अभी इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन एक बार इसको ध्यान से दोबारा समझिए, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिए। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जब कोई प्रकाश अध्रुवित प्रकाश किसी ग्लास स्लैब पर आता है तो कुछ प्रकाश तो उसमें से रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है और कुछ प्रकाश अंदर चला जाता है। लेकिन क्या देखते हैं कि वो जो दोनों ही प्रकाश हैं वो आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाते हैं, यानी उनमें इस तरह के कंपन नहीं रहते, बल्कि इस तरह के कंपन दिखते हैं। और अगर हम इस आपतन कोण को चेंज करें तो ये परावर्तित वाला जो प्रकाश था वो पूरी तरह से ध्रुवित हो जाता है, उसमें केवल एक ही प्रकार के कंपन रह जाते हैं, और वो भी कंपन कौन से, लंबवत वाले। ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी एक नंबर में बस इतना पूछ लिया जाता है, परावर्तन के द्वारा जो प्रकाश ध्रुवित होता है बताइए उसमें कंपन कैसे होते हैं। तो कंपन जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के तो लंबवत दोनों ही होते हैं, लेकिन उस तल में नहीं होते, कागज के तल में, बल्कि कागज के तल के लंबवत वाले कंपन होते हैं। और जबकि ये वाला जो प्रकाश है ये आंशिक ध्रुवित हो गया, ये आंशिक रूप से ध्रुवित हो गया। ये आंशिक ध्रुवित हो गया प्रकाश। तो ये है आपका परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कोण पर ही होता है ऐसा, और उस कोण को ये IP से डिनोट कर रहे हैं और इस कोण को नाम देते हैं ध्रुवण कोण। अब यहां पे दो बातें और समझनी है हमें इसी पॉइंट पर जब बात आ जाती है तो हमें ब्रूस्टर के नियम को समझना है। ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये परावर्तन के द्वारा बताया कि किसी विशेष कोण पर जो परावर्तित प्रकाश होता है वो पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो जाता है। और उन्होंने साथ ही साथ एक नियम भी दिया कि यहां पर क्या होता है भाई, यहां पर tan IP का मतलब जो ध्रुवण कोण लिया है ना उसका tan का मतलब स्पर्शा, तो ध्रुवण कोण का tan यानी tan IP जो होता है
उस ग्लास स्लैब के अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू tan IP या tan IP इज इक्वल टू म्यू। ये ब्रूस्टर का नियम है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। तो सिंपल सा नियम हो गया कि ध्रुवण कोण की स्पर्शया या tan लिख देना, कोई परेशानी नहीं है। ध्रुवण कोण के tan जो होता है वो उस ग्लास स्लैब के या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। बात क्लियर? ये ब्रूस्टर का नियम हो गया। एक बात और यहां बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस कोण पर ये प्रकाश पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो जाता है ना, उस कंडीशन में ये परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण आपस में लंबवत हो जाती हैं। यानी इनके बीच का ये जो कोण है ये हमेशा उस केस में 90 डिग्री होता है। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है यहां निकल करके। इस वाले कोण को क्या कहोगे आप? R। भाई अभिलंब के साथ अपवर्तित किरण का कोण ये R, ठीक है। और ये वाला कोण आपका 90 डिग्री हो गया, जबकि ये लाइन सीधी है तो पूरा कोण कितने का होगा? 180 अंश का। तो अब ये 90 हो गया, तो IP और R मिलके कितने के हो गए? तो IP प्लस R मिलकर के वो भी आपस में 90 डिग्री की हो गई। तो 2 पॉइंट निकल करके आए परावर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश में। पहला ब्रूस्टर का नियम, वो आपको याद हो गया, म्यू इक्वल टू tan IP या tan IP इक्वल टू म्यू। बस इतना याद रखोगे, ब्रूस्टर का नियम याद। दूसरी बात, परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण आपस में लंबवत होती है, यानी उनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। जब उनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो ऊपर वाला ये बचा हुआ एंगल और ये एंगल मिलके वो भी कितने के हो जाएंगे? 90 डिग्री के। अब क्या होता है, अब कभी कभी इनको प्रूव करा लेता है, कभी कभी ये प्रूव करा लेता है कि ब्रूस्टर वाला जो नियम है उसको प्रूव करके दिखाओ, और कभी कभी इसको प्रूव करा लेता है कि IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव, और एक चीज का ध्यान रखना, IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव कराए तब भी वही चीज प्रूव करनी है, और अगर ये कहे परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण आपस में लंबवत है तब भी वही चीज प्रूव करनी है। क्योंकि जब ये प्रूव हो जाएगा तो इसका मतलब ये बचा हुआ कोण भी कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो दोनों को प्रूव करा लेता है ये। अब दोनों को प्रूव करने के लिए आपको जो टेक्निक याद रखनी है वो टेक्निक क्या है? अगर इसको ब्रूस्टर के नियम को प्रूव करना है तो इसका हेल्प लेनी पड़ेगी आपको, इस वाले नियम की हेल्प लेनी पड़ेगी, IP प्लस R इक्वल टू 90 लेना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो ब्रूस्टर का जो नियम है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको। बात समझ आ गई कि नहीं? मान लीजिए पहले हम ब्रूस्टर के नियम को प्रूव करना चाहते हैं, पहले हम चाह रहे हैं कि ब्रूस्टर का जो नियम है उसको प्रूव करें। छोटे छोटे टॉपिक है, बड़ा टॉपिक नहीं है कोई। तो हम प्रूव करना चाहते हैं म्यू इज इक्वल टू tan IP, ये चीज प्रूव करके लानी है आपको। तो सबसे पहले तो स्नेल का नियम लगाएं। तो इस पॉइंट पे आप स्नेल का नियम लगाएंगे तो sin IP, स्नेल के नियम से sin IP अपॉन sin R, ये एंगल R इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1। क्योंकि कांच में जा रहा है उसका अपवर्तनांक म्यू मान लिया, मान लिया एयर से आ रहा है उसका 1 है, तो म्यू अपॉन 1। तो sin IP अपॉन sin R इक्वल टू हो गया म्यू अपॉन 1 को हटा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इक्वल टू हो गया म्यू। लेकिन अगर हमें ब्रूस्टर का नियम प्रूव करना है तो इसकी हेल्प हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें tan IP लाना है और ये sin IP तो चलो ऊपर आ गया, नीचे अगर cos IP आ जाए तो काम चल जाएगा। तो अब इसको यूज कर लेंगे कि भाई हम जानते हैं, बट आप यूज कर लोगे IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से R की वैल्यू कितनी हो गई? 90 डिग्री माइनस IP, R की वैल्यू निकाल दी और ये R की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दी। देन sin IP अपॉन sin R की जगह पर लिख दिया 90 माइनस IP और इक्वल टू म्यू। अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई? cos थीटा। इसका मतलब ये हो गया sin IP अपॉन cos IP और इक्वल टू हो गया म्यू। और sin IP अपॉन cos IP ये बताने की जरूरत नहीं है, ये tan IP। इसका मतलब ये हो गया tan IP इक्वल टू म्यू। ये आपका ब्रूस्टर का नियम सॉल्व होकर के आ गया। बड़ा टॉपिक कोई नहीं है, ये छोटे छोटे 2-2 3-3 लाइन के टॉपिक हैं इसमें, ठीक है। बस ध्यान ये रखना है, अगर ब्रूस्टर के नियम को प्रूव कराए तो इसकी हेल्प लेनी है, और अगर इसको प्रूव कराए तो ब्रूस्टर के नियम की हेल्प लेनी है। मान लीजिए अब हम इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो इसको प्रूव करेंगे तो फिर से वही स्नेल लॉ। अब स्नेल लॉ क्या है? sin IP अपॉन sin R इक्वल टू म्यू। तो आप यूज कर लोगे sin IP अपॉन sin R इक्वल टू म्यू। आप ये प्रूव करके लाना चाहते हो, लेकिन ब्रूस्टर के नियम से म्यू किसके बराबर है? tan IP के। तो आप sin IP अपॉन sin R इक्वल टू म्यू की जगह पे लिख दोगे tan IP
और tan IP को क्या लिख सकते हैं, sin IP अपॉन cos IP। तो आपका ये हो जाएगा, आपका इधर sin IP अपॉन sin R नीचे पहले से है, इसकी जगह पे आ गया sin IP अपॉन cos IP, sin IP से sin IP कैंसिल, और अब आपका ये आ गया sin R इज इक्वल टू cos IP, sin R इज इक्वल टू cos IP। भाई अब मैं sin और cos को हटाना चाहता हूं, तो या तो दोनों साइड में cos बना लो या दोनों साइड में sin बना लो, तभी तो हटेगा। तो अब जैसे हम इसको cos IPS को मान लो sin लिखना चाहते हैं, तो इसको मैं लिख दूंगा sin 90 माइनस IP। तो इसको हम cos IP को लिख देंगे sin 90 माइनस IP। तो sin 90 माइनस IP क्या हो जाता है, cos IP। इसका मतलब cos IP की जगह पे sin 90 माइनस IP हो गया। अब इस साइन से ये साइन हट गया, R इक्वल टू कितना आ गया, R इक्वल टू आ गया 90 माइनस IP, और IP को इधर ले आए, IP को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा IP प्लस R इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये वाली बात सॉल्व होकर के आ गई। तो बड़ा सिंपल सी चीज है, और ये टॉपिक परावर्तन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट, यानी हम ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश परावर्तन से कैसे प्राप्त करते हैं वो भी कंप्लीट, और उसमें जो आने वाले हमारे ऐसे पॉइंट थे जो कंपटीशन में और आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे कंप्लीट। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। बस इतना ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट तो याद रखने, और अगर इन दोनों को प्रूव करना है तो अगर इसे प्रूव करना है तो इसकी हेल्प से, और इसको प्रूव करना है तो इसकी हेल्प से, और दोनों में शुरुआत कहां से करनी है, स्नेल के नियम से, क्योंकि उसके बिना तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है आपका अपवर्तन, यानी आप जो अब ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना चाहते हो वो अपवर्तन के द्वारा प्राप्त करना चाहते हो। देखिए अपवर्तन जो है इसको आप परावर्तन से ही समझ सकते हो, इसे आप परावर्तन से अच्छी तरह से समझ सकते हो। कैसे समझे, मान लीजिए आपने ये जो ग्लास स्लैब ली है इसको अकेला मत लो, पास पास ऐसी 4-5 ग्लास स्लैब लगा दो, समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अपवर्तन से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना। देखिए एक ग्लास स्लैब न लेकर के और भी कई ग्लास स्लैब ले लीजिए। अब होगा क्या, देखिए इससे होना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने पहले प्रकाश इस पे आपतित कराया यहां पर, और प्रकाश कैसा है, अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश आपका यहां पे आ रहा है, और वो भी हमने आपतित कराया ब्रूस्टर एंगल पर। ब्रूस्टर एंगल का मतलब ध्रुवण कोण पर, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर, यानी आपने इसको IP पर एंटर कराया यहां पे। तो क्या होगा, इधर जाने वाली किरण तो पूरी तरह से ध्रुवित हो गई, उसमें चली गई डॉट वाली कंपन, लेकिन इधर अपवर्तित होकर जो किरण आएगी उसमें कुछ तो बचेंगे, समांतर वाले तो पूरे के पूरे बचेंगे, लेकिन डॉट भी उसमें कुछ आ जाएंगे। मान लो 2 में डॉट हमने दिखा दिया। अब दोबारा से आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ा करके, इस वाले प्रकाश को आगे बढ़ा करके, इस वाले प्रकाश को आगे बढ़ा करके इसको दोबारा से ब्रूस्टर एंगल पे ले जाना है, यानी आपको ध्रुवण एंगल पे IP पे फिर से ले जाना उसको। अब IP पे फिर से ले जाओगे तो अब फिर से इसमें क्या चले जाएंगे, कुछ डॉट वाले चले जाएंगे। मान लो एक भेज दिया अभी हमने इसमें, अब कुछ डॉट वाले चले गए इसमें, इसका मतलब इधर वाला जो होगा उसमें क्या होंगे, ये समांतर वाले तो होंगे, डॉट वाला एक ही बचा मान लो। हालांकि बहुत सारे होते हैं, उनकी संख्या ऐसे नहीं है कि 1-2 होती है, मैं तो बस आपको समझाने के लिए 2-4 लेके चल रहा हूं, सही है। इसका मतलब कुछ इसमें चले गए, यानी ये जो डॉट वाले कंपन थे ज्यादातर तो वहां चले गए, फिर थोड़ा आगे बढ़ा इसमें डॉट वाले कम बचे, और जो तीर वाले वो ज्यादा बचे, तो डॉट वाले फिर से यहां चले गए, क्योंकि उधर जाने वाला तो पूरी तरह से समतल ध्रुवित होता है। इसका मतलब अब इसमें डॉट की संख्या और कम रह गई। फिर अगली वाली स्लैब पे फिर से आप उसको उसी एंगल पे ले जाना चाहते हो, तो अब की बार डॉट वाले फिर इसमें चले जाएंगे। तो इस तरह से जब आप 5-6 प्लेटों से उसको गुजारोगे तो क्या होगा, ये अपवर्तित होके जाने वाली किरण में केवल और केवल वो कंपन बचेंगे जो कागज के तल के समांतर होते हैं, कागज के तल में होते हैं। बताइए बात समझ में आ जाएगी। और इस प्रकार का प्रकाश भी हमारा क्या हो जाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि परावर्तन और अपवर्तन कोई अलग अलग चीज नहीं है, बस ये है परावर्तन में आप पहली बार में समझ गए, और बार बार अगर अपवर्तन करें तो धीरे धीरे ये जो आंशिक ध्रुवित प्रकाश था वो
समतल ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट होता चला जाएगा और इस तरह से आपको समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपके ये 2 टॉपिक कंप्लीट। इसके बाद देखिए अब हमारा टॉपिक है अगला द्वि अपवर्तन। इसको डबली रिफ्रैक्शन बोलते हैं, द्वि अपवर्तन। इसको समझने के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये क्रिस्टलों के नाम है, ये क्रिस्टलों के नाम है। कैल्साइट क्रिस्टल, टूरमैलिन क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये क्रिस्टल हुआ करते हैं, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल। जब भी प्रकाश इन क्रिस्टलों पर जाता है, प्रकाश कैसा है? अध्रुवित, अध्रुवित प्रकाश है। लेकिन अध्रुवित प्रकाश जब इन क्रिस्टलों पर जाता है तो जब प्रकाश भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो डेफिनेटली अपवर्तित होगा पहले तो वो जो अपवर्तित किरण होती है ना, वो 2 भागों में बट जाती है। यानी कुछ ऐसे विशेष क्रिस्टल होते हैं कि जब प्रकाश उन क्रिस्टलों पर जाएगा तो जो अपवर्तित किरण है वो 2 भागों में बट जाती है। उनमें से एक किरण तो ऐसी होगी जो अपवर्तन के नियमों का पालन करेगी। अपवर्तन के नियमों का पालन करने का मतलब होता है, अपवर्तन के नियम होते हैं कि अविलंब से दूर हटेगी या अविलंब की ओर झुकेगी। उसको तो साधारण किरण कहोगे, ऑर्डिनरी। भाई जो पालन कर रहा है वो तो साधारण है ना, लेकिन एक किरण ऐसी होगी जो अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करेगी, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका मतलब ऐसे क्रिस्टलों को द्वि अपवर्तक क्रिस्टल बोला जाता है। और उनके एग्जाम्पल है कैल्साइट क्रिस्टल, टूरमैलिन क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो पहले बात को इसको समझने की कोशिश करो कि द्वि अपवर्तन क्या चीज है। नाम से ही पता लग रहा है, द्वि अपवर्तन यानी कोई एक ऐसा क्रिस्टल है कि अगर आप इस क्रिस्टल के अंदर, मान लो ऐसे करके दिखा रहे हम, इस क्रिस्टल के अंदर जब प्रकाश आता है, प्रकाश कैसा है हमारा? अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है। ये जब प्रकाश इसके अंदर आता है, अध्रुवित प्रकाश, तो अब प्रकाश क्या होना चाहिए? अपवर्तन होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जैसे ही प्रकाश उसके अंदर एंटर करता है तो पहली बात तो अपवर्तित किरण 2 भागों में बच जाती है। अब एक तो अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, जैसे अब एयर से ग्लास में जा रहा है मान लो, इसका मतलब अविलंब की ओर झुकेगा, तो इसने तो क्या किया? अपवर्तन के नियमों का पालन किया। तो इसको तो कहते हैं साधारण किरण, वैसे बोलते हैं ओ रे। ओ रे का मतलब ऑर्डिनरी रेज, ऑर्डिनरी रेज, साधारण किरण। नॉर्मली उसको ओ रे बोल देते हैं। और जिसने अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं किया, यानी जैसे आ रही थी वो वैसे ही चली गई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, उसको कहते हैं ई रे। बात समझ में आई कि नहीं? पहले ये बताइए। तो ऐसे क्रिस्टल जिनमें अपवर्तित किरण 2 भागों में बट जाए, उन क्रिस्टलों को कहते हैं द्वि अपवर्तक क्रिस्टल। और नाम हो गए ये जो तीनों मैंने लिख रखे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक घटना और होती है, और वो घटना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुवण। वो घटना क्या होती है? जो प्रकाश सदिश के कंपन थे अध्रुवित प्रकाश में, एक तो ऐसे कंपनों को तुम दिखाते थे जो कि कागज के तल में होते हैं, और एक ऐसे कंपनों को दिखाते थे जो कागज के तल के लंबवत होते हैं। वो भी आपस में इन पर बट जाते हैं। यानी जो ऑर्डिनरी रेज है उसमें तो चले गए जो लंबवत वाले कंपन थे, और उसमें चले गए जो समांतर वाली कंपन थी। इसका मतलब ये हुआ कि उस क्रिस्टल के अंदर दोनों रेज जो थी उन पर जो प्रकाश गया है वो समतल ध्रुवित है। अब बस तुमको ये करना है, इन दोनों रेज को अलग अलग कर लो। जब बाहर निकालो तो इनको अलग अलग कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो प्रकाश कैसा हो गया? समतल ध्रुवित। तो इस प्रकार से जो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है उसको कहते हैं, किससे प्राप्त हुआ है? द्वि अपवर्तन से, डबली रिफ्रैक्शन से।
हालांकि इसका एक एग्जाम्पल था पहले, लेकिन अब सिलेबस से हटा दिया गया है। उसको कहते थे निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म एक ऐसा प्रिज्म था, पहले तो उसको क्या करते थे, निकोल प्रिज्म जो था उसको बीच में से उसके डायगोनली उसको इंटरसेक्ट कर लेते थे, काट लेते थे डायगोनली, और डायगोनली काटने के बाद उसको एक कनाडा बाल्सम करके सीमेंट होता है, ट्रांसपेरेंट सीमेंट, उस सीमेंट से फिर से चिपका देते थे। उस सीमेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अलग होता है, और फिर जब इसको डाला जाता था तो 2 रेज बन जाती थी, और एक रेज ऐसे टकराती थी उससे कि उसके लिए आपतन कोण क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता था, और उसका वहीं से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता था, और दोनों रेज को अलग अलग करके बाहर निकाल दिया जाता था। समझ गए कि नहीं बात को? तो निकोल प्रिज्म इसका एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें हम इन दोनों रेज को बाहर जब निकालेंगे तो अलग अलग हो जाएंगी फिर वो। समझ गए ना? लेकिन इस प्रकार से जो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है उसको कहते हैं द्विअपवर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होना। बात समझ में आ गई भाई? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है आपका द्विवर्णता, डायकोरिज्म। अरे ये तो अच्छा लग रहा होगा भाई तुम्हें, जब नई चीज होती है कुछ तो थोड़ा अच्छा लगता है। द्विवर्णता, डायकोरिज्म। डायकोरिज्म क्या चीज है इसको भी समझो, ये भी नई चीज है आपके लिए। अच्छा यहां एक बात और बता दूं आपको, एक चीज और बता देता हूं। जैसे मान लीजिए, क्योंकि इसमें एक किरण कितनी भागों में बट गई, इसका मतलब यह है कि एक चीज के 2 प्रतिबिंब बन गए। भाई एक किरण 2 भागों में बट गई, इसका मतलब एक के 2 जैसे तुमने मान लो स्याही, कागज पे स्याही का निशान लगाया, और स्याही का निशान लगा के उसके ऊपर रख दिया आपने इनमें से किसी क्रिस्टल को, सही है? और अब ऊपर से देखोगे तो तुम्हें 2 निशान दिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसमें क्या हो जाता है, एक किरण कितने भागों में बच जाती है? 2 भागों में। अब 2 भागों में बच गई तो 2 प्रतिबिंब बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो ये भी ध्यान रखना, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है आपके, ठीक है? अब आ जाइए द्विवर्णता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द्विवर्णता जो है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। डायकोरिज्म, ये क्या होता है, कुछ विशेष प्रकार के ऐसे क्रिस्टल होते हैं, उनके अंदर ऐसी खासियत होती है कि ये जो वाइब्रेशन है ना, एक वाइब्रेशन तो समांतर वाला वाइब्रेशन है, एक वाइब्रेशन आपका लंबवत वाला वाइब्रेशन है, इनमें से किसी वाइब्रेशनों को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। अब जब एक को अवशोषित कर लेगा तो दूसरा पार निकल के जाएगा, और वो वास्तव में किसकी खासियत है? टूरमैलिन क्रिस्टल की। टूरमैलिन क्रिस्टल के अंदर डायकोरिज्म की प्रॉपर्टी होती है। अगर मान लो आप 1 मिलीमीटर का टूरमैलिन का क्रिस्टल ले रहे हो, ये टूरमैलिन का क्रिस्टल हो गया मान लीजिए 1 मिलीमीटर का, और इसके अंदर आपने प्रकाश भेजा। प्रकाश कैसा है आपका? समतल ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश है। तो अध्रुवित प्रकाश को मैं यहां पे ऐसे करके दिखा रहा हूं जिससे उसे और अच्छी तरह से समझा जा सके। यह अध्रुवित प्रकाश है, और जब अध्रुवित प्रकाश इससे पार निकलेगा, आगे की तरफ जाएगा, तो सिचुएशन क्या बनती जाती है? ये कुछ कंपनों को अवशोषित करता जाता है, एक डायरेक्शन वाले कंपनों को। जैसे मान लीजिए अब जैसे ही अंदर एंटर करेगा तो इसकी लेंथ कम होती चली गई, बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी ये अवशोषित होते जा रहे हैं, और जो पार निकल करके जा रहा है उसमें केवल एक ही प्रकार के कंपन हैं, उसको अवशोषित कर लिया गया। इसका मतलब ये जो प्राप्त प्रकाश होगा वो आपका समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। और ये टूरमैलिन की क्रिस्टल के अंदर द्विवर्णता का गुण होता है, यानी वो एक प्रकार की वाइब्रेशनों को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कहते हैं द्विवर्णता। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस तरह से हमारा अब बचा अगला वाला पॉइंट है प्रकीर्णन, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है भाई? स्कैटरिंग तो प्रकीर्णन हम आपको पहले बता चुके हैं। जैसे प्रकाश आ रहा है और जो मीडियम के पार्टिकल हैं, एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह जो भी हैं, तो वायुमंडल के जो कण होते हैं प्रकाश उनसे टकरा करके क्या हो जाता है? बिखर जाता है। यानी उसने उसको अवशोषित किया और फिर दूसरी दिशा में भेज दिया, उसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है कि जो कण है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के ऑर्डर के हैं, वायुमंडल के जो कण हैं उनका जो आकार है वो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा जो होता है उसके आकार का है। ठीक है, तो क्या देखते हैं कि प्रकीर्णित जो प्रकाश होता है वो आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन
और वो डायरेक्शन कौन सी होती है? परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट डायरेक्शन। अब उसको कैसे समझा जाए भाई? फिर तो अच्छी तरह से समझने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप 3 एक्सिस ले लो। मान लीजिए ये और ये आपका बाई एक्सिस मान लो। चलो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। मान लो अध्रुवित प्रकाश आ रहा है बाई एक्सिस की तरफ से। अध्रुवित प्रकाश इधर से आ रहा है, ये अध्रुवित प्रकाश है। ये अध्रुवित प्रकाश है, ये इधर से आ रहा है बाई डायरेक्शन से। हमने क्या बताया कि अगर आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है और जिनसे इसका प्रकीर्णन हो रहा है, मान लो आकर के ये यहां से स्कैटर होता है इस जगह से, उनका साइज ए है और ए लैम्डा के बराबर है। तो क्या होता है, जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है वो प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाता है, लेकिन आने वाली डायरेक्शन के लंबवत दिशा में जाने वाला प्रकाश पूरी तरह से ध्रुवित हो जाता है। इसका मतलब अगर बाई दिशा से प्रकाश आ रहा हो और वो सभी दिशाओं में फैले, लेकिन एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन इस बाई पे क्या होंगी? लंबवत होंगी। इसका मतलब एक्स दिशा में और जेड दिशा में जाने वाला प्रकाश होगा वो पूरी तरह से समतल ध्रुवित हो जाएगा। यानी उसके एक्स में जाने वाले कंपन तो एक्स के वाले तल में होंगे और जेड वाले जो कंपन होंगे वो जेड वाले तल में होंगे। तो इस तरह से ये दोनों ही प्रकाश क्या हो जाते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। तो ये है प्रकीर्णन के द्वारा, बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो 1 नंबर में तुमसे कह सकता है कि बताइए प्रकीर्णन के द्वारा प्रकाश किस दिशा में समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो बस बता दोगे आपतित जो डायरेक्शन है उसके लंबवत दिशा में जो जाने वाला प्रकाश होगा वो समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है और फिगर माइंड में रहेगा तो सारी चीजें आपकी क्लियर रहेगी। चलिए इतना